नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना एजुकेशनल यूट्यूब या फिर फेसबुक पेज एटीट्यूड क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लगभग फरवरी से आप लोगों का इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है वो आपका शुरू होने वाला है। तो उसी के लिए तैयारी को विशेष बनाने के लिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बिंदु दोष क्या है। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि बिंदु दोष क्या है। तो आपको आंसर भी लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा कि किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अवयवी कणों का विस्थापन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। यानी अगर अवयवी कण एक स्थान से दूसरे जगह चले जाते हो, बाहर या भीतर, ये तो बात की बात है, लेकिन किसी क्रिस्टल से अगर जो अवयवी कण रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं तो उसे ही हम बिंदु दोष कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोल अंश क्या है। तो मोल अंश, जैसा कि आप लोगों को मैंने क्लास में बताया था कि मोल अंश जो रहता है किसी बिलियन में किसी एक अवयव, चाहे यानी विलेय हो या फिर विलायक, और बिलियन के टोटल अवयव विलेय विलायक दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? मोलों की संख्या कहते हैं, मोल कहते हैं, यानी मोल अंश कहते हैं दोनों के मोलों के अनुपात को। और मैंने आपको बताया था कि इसका कोई एसआई मात्रक या मात्रक नहीं होता क्योंकि मोल अंश जो है एक संख्याओं का अनुपात होता है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसे। मोल अंश किसी विलियन में किसी अवयवों की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को व्यक्त किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फैराडे का नियम काफी बार एग्जाम में से दोहराया गया है। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें पूछा जा रहा है। तो इसमें है, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था एम समानुपाती क्यू। तो चलिए बिना देर के हुए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी रासायनिक, ये माफ कीजिएगा, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? कोटि से मैंने आप लोगों को क्लास में जब बताया था तो कोटि मतलब कोठवाप है। यानी आप लोगों को बताया था कि जो घात के रूप में ऊपर रहता है उसे हम लोग कोटि कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है प्रासरण दाब को परिभाषित करें, पूछा जा रहा है। तो पता, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बिलियन की सतह पर दाब आरोपित किया जाता है उसे प्रासरण दाब कहते हैं। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि वे बाहरी दाब जो बिलियन की तरफ से लगाने पर प्रासरण की क्रिया को रोका जाता है प्रासरण दाब कहलाता है। इसे पाई या पी से सूचित करते हैं। इसे हम लोग या तो पाई से सूचित करते हैं या तो पी से सूचित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे कि विशिष्ट चालकता क्या है। मैंने आपको बताया था एक मोल चालकता वाले को विशिष्ट चालकता कहते हैं, बस वही लिखा हो गया है यहाँ पे कि विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है आपके एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए कि चालकता का एसआई मात्रक होता है 1/महो सेंटीमीटर होता है। यानी 1 यानी सीधा सीधी कह सकते हैं हम लोग ओम इनवर्स साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। तो यहाँ पे लिखा गया कि 1 लीटर सांद्रता वाले बिलियन में 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों। मैंने आपको डीडी संक्रमण व्यवस्था पढ़ाई थी क्लास में, बस उसी के आधार पर इसका जवाब है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है क्योंकि संक्रमण तत्व के द्वीप कक्षन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश की किरण को अवशोषित करता है, अतः डीडी संक्रमण के कारण रंगीन होता है। यानी जो डीडी संक्रमण घटना पाई जाती है इसमें और इसी के कारण ये रंगीन होती है। सीधा सा जवाब इसका है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि ब्राउनी गति क्या है। ब्राउनी गति काफी वीवीआई प्रश्न है यह। जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करता है, इसे ही ब्राउनी गति कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोलाइडी कणों के द्वारा होने वाली जो टेढ़ी मेढ़ी गति रहती है इसे ही ब्राउनी गति कहा जाता है। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है सक्रियन ऊर्जा। सक्रियन माफ कीजिएगा, यहाँ संक्रिय लिखा गया है, सक्रियन आप लोग पढ़िएगा। सक्रियन ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी पूछा गया है। तो अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को सक्रियन ऊर्जा कहते हैं। यानी अभिकारक को प्रभावी टक्कर कर पाने के लिए जो कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे ही सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शॉटकी दोष पूछा जा रहा है। शॉटकी दोष यहाँ आप लोग फिगर में भी देख लीजिएगा
कि इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाता है, इसे इस शॉर्ट की दोष कहते हैं। जैसे कि आपको चित्र में भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ से अवयवी कण जो है सीधे आपके गायब हो चुके हैं, तो इसे शॉर्ट की दोष कहते हैं। यानी क्रिस्टल से आयन गायब हो जाए या अवयवी कण गायब हो जाए तो उसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष, और इसमें पता है कि आप लोगों को मैंने क्लास में बताया था कि फ्रैंकल दोष में अवयवी कण गायब नहीं होते बल्कि अपने जो वास्तविक स्थान होते हैं उसे छोड़कर कहीं उसी जालक में एडजस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, फ्रैंकल दोष कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ जो चित्र में देख रहे होंगे यहाँ पे प्लस रहना चाहिए, लेकिन प्लस यहाँ पे जाके एडजस्ट हो गया है, तो इसे फ्रैंकल दोष कहते थे। मैंने आपको बताया था कि गलती से लड़ाई झगड़ा होता है घर में परिवार, तो अगर माँ पिताजी में लड़ाई हुआ तो गलती से माँ छोड़ के नानी घर चली गई, तो ये आपका यानी आपका कहीं बाहर नहीं गई बल्कि अपने एरिया में ही गई, तो इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में पूछा जा रहा है आपका कि उपसंयोजक संख्या क्या है। काफी इसका छोटा सा जवाब है यहाँ पे। किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या उपसंयोजक संख्या कहलाती है। क्या बोला मैंने कि किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या उपसंयोजक संख्या कहलाती है। चलिए वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी हेल्पफुल वीडियो होगा ये। चलिए अगला पूछा जाए आदर्श विलयन। आदर्श विलयन मैंने आपको बताया था क्लास में कि राउल्ट नियम जब पढ़ा रहा था, तो राउल्ट नियम के बाद मैंने बताया था कि आदर्श विलयन अनादर्श विलयन दो प्रकार के विलयन बताया था। तो मैंने उसमें बताया था आपको कि जो किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करे उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। बस वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि वे विलयन जो सांद्रण और ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। आप लोग इसे गांठ बांध लीजिएगा, और काफी बार इसे पूछा भी गया है सवालों को। चलिए अगला सवाल जस्ट इसका विपरीत अनादर्श विलयन। तो आप लोग को सीधा जवाब देना है कि वैसा विलयन जो किसी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। यहाँ पे भी वही बात लिखा गया है कि वे विलयन जो सांद्रण और ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आदर्श विलयन दोबारा लिखा गया है, इसे आप लोग अनादर्श विलयन कर लीजिए। अनादर्श विलयन कहलाता है लिखना चाहिए, तो यहाँ पे कहलाता लिखा गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए हमें जल्दी जल्दी प्रिंट करने में ऐसी अक्सर छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका पूछा जा रहा है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम को लिखें। फैराडे के विद्युत, ऊपर मैंने आपको प्रथम नियम पूछा था फैराडे का, यहाँ पे द्वितीय नियम पूछा है। मैंने आपको बताया था E1/E2, उसके बाद इक्वल टू M1/M2। चलिए तो उसी को यहाँ पे लिखा गया शब्दों में कि इस नियम के अनुसार भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयन में समान धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त धातुओं की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। यानी समानुपाती यानी बराबर होगा, बराबर होता है यहाँ पे। हालांकि समानुपाती होगा, समानुपाती भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे M1/M2 होता है और उसके बाद बराबर होता है E1/E2। तो यहाँ पे समानुपाती बराबर, यानी जैसे ही बढ़ेगा तो वैसे ही बढ़ेगा, जैसे ही बढ़ेगा तो ऐसे ही बढ़ेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे कॉपर के दो एस को नाम लिखे हैं, और यहाँ पे जो कॉपर पायराइट, यहाँ पे कॉपर पायराइट, यहाँ पर कॉपर के पहला इसका सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, CuFeS2। आप लोग गांठ बांध लिए, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी इसे पूछा गया है। और दूसरा है क्यूपराइट, यहाँ पे लिखा गया है क्यूपेराइट लिखा गया है, हालांकि सूत्र देखिएगा Cu2 है। कॉपर के दो अयस्क, ये आपको 5 नंबर में भी कॉपर पायराइट से कॉपर के निष्कर्षण में पूछा जा सकता है, उसमें भी आपका सूत्र काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा जा रहा है अमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है, क्यों? और यहाँ पे आपका आंसर भी लिखा गया है कि एमीन में धनात्मक इंडक्टिव प्रभाव, धनात्मक इंडक्टिव यानी प्लस आई प्रभाव, मैंने आपको कक्षा में बताया था कि प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव पढ़ाया था। तो प्लस आई प्रभाव यहाँ पे लागू होता है। प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, और इसी कारण क्या रहता है, ये अमीन अमोनिया से अधिक प्रबल क्षार होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे कि एनिलीन HCl में घुलनशील है, क्यों? एनिलीन, तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि एनिलीन जल में HCl में घुलनशील है, क्यों? क्योंकि एनिलीन क्षारीय प्रवृत्ति होने के कारण यह HCl में घुलकर सॉल्ट बना लेता है, सॉल्ट यानी लवण बना लेता है। तो लवण बनाने के कारण ही ये क्या होता है HCl में घुलनशील होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है मोलरता को परिभाषित कीजिए। मोलरता को परिभाषित कीजिए। इसका मैंने आपको क्लास में काफी आसान सा परिभाषा बताया था कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। और विशेष अगर लिखेंगे तो इसे M से सूचित किया जाता है, और इसका मैंने आपको परिभाषा भी बताया था कि परिभाषा के बाद आपको सूत्र भी बताया था कि देखिए सूत्र इसका निकाल सकते हैं आप,
सूत्र बोल रहा है कि 1 लीटर बिलियन में यानी बिलियन आयतन या नीचे दिया हुआ है और 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या यानी N1/V। इसका फॉर्मूला भी निकल जाएगा। अगर फॉर्मूला निकाल लेंगे तो आप लोग इसका SI मात्रक भी लिख सकते हैं या मात्रक भी लिख सकते हैं कि M बराबर होता क्या है, मोल प्रति लीटर, इसका मात्रक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपको पूछा जा रहा है कि भर्जन क्या है। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन भर्जन एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है जिसमें जो हमारे तत्व रहते हैं या अयस्क रहते हैं उन्हें वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात लिखा गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है जिससे जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, भर्जन कहलाता है। चलिए भर्जन और जारण दोनों एक ही चीज है और निस्तापन और भर्जन में अंतर या फिर भर्जन या फिर निस्तापन जो भी है इसमें अंतर पूछा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका पूछा जा रहा है कि निस्तापन क्या है। जस्ट इसका विपरीत है कि इसमें वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है अयस्कों को। तो वही लिखा गया कि वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है जिससे धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, निस्तापन कहलाता है। चलिए ये दोनों परिभाषा जानने के बाद आप अंतर भी लिख सकते हैं भर्जन और निस्तापन में। अगला प्रभाव यहाँ पर बताया गया है टिंडल प्रभाव। ब्राउनी गति वाला चैप्टर में ही टिंडल प्रभाव है। तो लिखा गया है जब प्रकाश की किरणों को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाए तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलिए तो ये हो गया है प्रकाश के पथ को दिखने की प्रक्रिया ही टिंडल प्रभाव कहलाती है। ये सब मैं सवाल को कई बार दोहरा चुका हूँ इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें तो किसी विद्युत अपघट के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड में मुक्त पदार्थों की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। चलिए ये काफी इजी सा प्रश्न था और आंसर भी इसका इजी ही है। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक सेल मैंने आपको बताया था कि जो सेल एक ही बार यूज किया जाता हो जिंदगी में, दोबारा चार्ज करके यूज नहीं कर सकते, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे बैटरी वाला जो घड़ी वाला बैटरी होता है वो हो गया, टॉर्च वाला लाइट हो गया वो हो गया। ये इलेक्ट्रिक नहीं, चार्ज करने वाला नहीं। चार्ज करने वाला जैसे मोबाइल का बैटरी हम लोग फेंकते नहीं है क्योंकि एक बार यूज करने के बाद उसे चार्ज करके दोबारा यूज करते हैं। चलिए लेकिन वाहनों के बैटरी वगैरह एक बार यूज करने के बाद हमें फेंकना पड़ता है। वाहनों के माफ कीजिएगा, वाहनों का नहीं, टॉर्च का होगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि प्राथमिक सेल वैसे सेल है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है और उसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। जैसे शुष्क सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, और कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया शुष्क सेल है तो प्राथमिक सेल उसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पूछा जा रहा है कि एंजाइम क्या है। एंजाइम जस्ट उत्प्रेरक का जो है बड़ा रूप है। मैंने आपको बताया था कि जैव रासायनिक क्रिया को संपादित करने वाले वैसे पदार्थ जो कि लाखों अणुओं को तुरंत प्रतिफल में बदलने की क्षमता रखते हो, एंजाइम कहलाते हैं। बस वही बात लिखा गया है कि एंजाइम एक प्रोटीन का भाग है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर में पाचन तंत्र की क्रिया में भाग लेता है, एंजाइम कहलाता है। यहाँ पे आपका शॉर्ट में लिखा गया, ये आपको जैवाणु वाला चैप्टर में मिल जाएगा। चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। न्यूक्लिक अम्ल पूछा जा रहा है, ये भी आपका जैवाणु का ही है, हालांकि ये बायो का भी मुख्य भाग में आता है। चलिए जान लेते हैं, बायो के लिए भी इंपॉर्टेंट सवाल ये है। तो यह है न्यूक्लिक अम्ल एक जैव बहुलक होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति होगा, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे पुनरावृत्ति होगा, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। पुनरावृत्ति मतलब दोहराव होता है। पुनरावृत्ति इकाइयों के मिलने से बनते हैं न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। आरएनए तथा डीएनए मुख्य न्यूक्लिक अम्ल है। हालांकि बायोलॉजी में आप पढ़िएगा आरएनए, डीएनए और प्रोटीन ये सब पर विवाद काफी चला था, खैर उस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है हमारा। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया आपका, क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। तो यहाँ पे वही बात दिया गया है, किसी द्रव का क्वथनांक हुआ ताप है जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर रहता है, क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। और इसे सूचित करने की बात की जाए तो क्वथनांक के उन्नयन को हम लोग डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं, डेल्टा टीबी सूचित करते हैं। और डेल्टा टीबी और आपको कहा जाता है डेल्टा टीबी और विलय के मोलर द्रव्यमान के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। ये काफी VVS सवाल है, इसे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 5 नंबर का सवाल होता है और कई बार परीक्षाओं में दोहराया गया है। वही यहाँ पे दिया गया है कि इसमें क्या होता है, विलयन का जो क्वथनांक होता है ज्यादा होता है, विलायक का वास्तविक विलायक होता है उसका कम होता है। T2 - T1 करके फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। इसे भी मैंने कक्षा में विस्तार से बताया होगा, जो हमारे पास पढ़े होंगे वो जरूर जानते होंगे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है,
धातु तथा उसके आयन के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे सूचित किया जाता है, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था, इस पर मैं ज़्यादा विस्तार से समय नहीं देना चाहूँगा। चलिए अगला पूछा रहा है थर्सोल्ड ऊर्जा पूछा जा रहा है, थर्सोल्ड ऊर्जा। चलिए थर्सोल्ड ऊर्जा पूछा जा, मैंने आपको देहली ऊर्जा क्लास में बताया था, बस वही थर्सोल्ड ऊर्जा करके पूछा गया है क्लास में। मैंने हिंदी इंग्लिश आपको सब लिखा दिया था। तो यहाँ पे ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है थर्सोल्ड ऊर्जा कहलाती है। यानी सक्रिय ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अभिकारक के अणुओं को भाग लेने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वह थर्सोल्ड ऊर्जा कहलाता है। बस वही लिखा गया, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है थर्सोल्ड ऊर्जा कहलाता है। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे, आरएनए और डीएनए में अंतर। ये बायोलॉजी वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आरएनए एक कुंडलित होता है, डीएनए द्विकुंडलित होता है, ये द्विकुंडलित संरचना है। आरएनए में कोशिका द्रव पाया जाता है, डीएनए में गुणसूत्रों में पाया जाता है। यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। डीएनए आरएनए जो है मेरा अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रमाण है आपको 12th के बायो में मिल जाएगा। आपको हर्षेचेज का प्रयोग, मैक्ली और मैककार्टी का प्रयोग, ये सब आप देखिएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। जबकि यह क्या है, यहाँ पे अनुवांशिक लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग अनुवांशिक कर लीजिएगा, अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। चलिए ये अंतर बहुत हो गया। बाकी इसमें ये यूरेसिल और इसमें थायमिन होता है, ये सब आप बाद में देख लीजिए, आप लोग कोशिश कीजिएगा कॉपी से पढ़ ले। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। पूछा जा रहा है द्रवरागी एवं द्रवविरागी कोलाइड में अंतर पूछा जा रहा है। द्रवरागी और द्रवविरागी कोलाइड में अंतर, यानी लायोफिलिक लायोफोबिक में, या द्रव स्नेही या द्रव विरोधी, सब एक ही नाम है। चलिए बोला जा रहा है इसमें बड़े बड़े अणु कणों के रूप में होता है, इसमें छोटे छोटे अणु कणों के, यह अस्थायी होता है, यह कम अस्थायी होता है। इस पर आवेश की मात्रा शून्य, इस पर आवेश की मात्रा धनात्मक तथा ऋणात्मक होती है। द्रव विरागी में दो अणु रहते हैं, इसमें मिलना पसंद नहीं करते हैं, ये इनको जबरदस्ती रखा जाता है, इसलिए ये इनका स्कंदन भी आसानी से नहीं हो सकता है। ये माफ कीजिएगा, लायोफिलिक का जो होता है या द्रवरागी का स्कंदन आसानी से हो सकता है, इसका स्कंदन आसानी से नहीं हो सकता। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताइए। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, पृष्ठ रसायन से है, कि इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान कम होता है, इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान ज्यादा होता है। भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर बढ़ता है और ताप बढ़ने पर घटता है, और यहाँ पे रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर बढ़ता है। अगला पूछा जा रहा है इसमें यह विशिष्ट होता है या विशिष्ट नहीं होता, अति विशिष्ट होता है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें सतही यौगिक का निर्माण नहीं होता है, इसमें सतही यौगिक का निर्माण होता है, आपको क्लास में विस्तार से बताया गया था। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है मोलरता में अंतर। जस्ट उसके ऊपर वाले प्रश्नों को मैंने किया, इधर मोलरता का परिभाषा है, उधर मोलरता का परिभाषा है। 1 लीटर बिलियन में घुले बिले की कुल मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और 1 केजी बिलियन, माफ कीजिएगा यहाँ पे बिलियन दिया गया है, यहाँ पर 1 केजी बिलियन ना होकर 1 केजी विलायक होगा, 1 केजी विलायक होगा। 1 केजी विलायक में घुले बिले की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता जो है ताप पर निर्भर करता है। और ये भी सवाल कि कौन सी इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है, तो मोलरता। इसका एसआई मात्रक मोल प्रति लीटर, इसका मोल प्रति केजी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका पूछा जा रहा है कि अभिक्रियाओं पर ताप का क्या प्रभाव होता है। अभिक्रियाओं पर ताप का क्या प्रभाव होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ताप जितना अधिक रहता है अभिक्रिया के बीच, उतना ही तेजी से होता है अभिक्रिया। और 10 डिग्री से ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है हिमांक के अवनमन से। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जब किसी वाष्पीय विलायक में वाष्पीय विलय मिलाया जाता है तो बनने वाले हिमांक में जो कमी आती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे अगर सूचित करने की बात करें तो हम लोग इसे डेल्टा टीएफ से सूचित करते थे, और इसी के लिए राउल्ट ने दिया था कि डेल्टा टीएफ समानुपाती एम होता है। और इसका आप लोग समीकरण भी निकाल लीजिएगा, डेल्टा टीएफ और M1 के बीच संबंध स्थापित करने में। ये भी काफी वीवीआई सवाल है, 5 नंबर वाला पूछा जाता है। तो यही लिखा गया किसी द्रव का हिमांक हुआ ताप है जो द्रव पर वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर होता है, हिमांक का अवनमन कहलाता है। लेकिन मैंने आपको क्लास में कुछ ज्यादा बढ़िया से समझाया था, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है कि HIHF शक्तिशाली अम्ल है क्यों। ये भी काफी बार पूछा गया, या फिर इसी सवाल को उल्टा करके पूछा जाता है कि HF HI से दुर्बल अम्ल है क्यों। तो HI की अम्लीय शक्ति HF से अधिक होती है, क्योंकि HI के बंधन लंबाई HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है। मैंने आपको क्लास में बताया था कुछ इस तरह से करके कि ये आपका H है, F का बंधन लंबाई कम है, और ये आपका फिर H है, आपका HI का बंधन लंबाई जो है ये काफ़ी बड़ा होता है, इसीलिए ये जो HI से है दुर्बल अम्ल होता है, यानी HIHF शक्तिशाली अम्ल है। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे,
PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें d ऑर्बिटल जो होता है खाली उपकक्षक होता है। चलिए तो इसी को देख लेते हैं कि नाइट्रोजन में बोला जा रहा है d ऑर्बिटल नहीं होता है, क्योंकि फास्फोरस में d ऑर्बिटल उपस्थित रहता है, इसलिए PCl5 पाया जाता है और NCl5 नहीं। काफी आसान सा सवाल है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रासरण और विसरण में अंतर काफी बार दोहराया गया और कई बार पूछा भी गया इस सवाल को, इसलिए आप लोग इसे देखिए। तो प्रासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, पहले तो यहाँ पे प्रासरण गलती लिखा गया, इसमें ये न होता है प्रासरण, तो प्रासरण की क्रिया को रोका जा सकता है। अब विसरण की क्रिया को रोका नहीं जा सकता है। प्रासरण में केवल विलायक के कण भाग लेते हैं, जबकि इसमें विलयन में होता है, ये विलयन में होता है। प्रासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली जरूरी होती है, एसपीएम मैंने आपको बताया था, एसपीएम जरूरी होती है, और इसमें एसपीएम जरूरी नहीं होते, वही अर्धपारगम्य झिल्ली जरूरी नहीं होते। और मैंने आपको विस्तार से बताया था, बहुत सारा बताया था इसमें कि प्रासरण में माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी इसमें अर्धपारगम्य माध्यम के रूप में रहती है झिल्ली, और इसमें कोई माध्यम की नहीं होती आवश्यकता। चलिए इसमें बताया था मैंने निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, इसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कि लोहा के दो मुख्य अयस्क के नाम, लोहा के मुख्य अयस्कों के नाम पूछा जा रहा है। तो लोहा का आप लोग मैग्नेटाइट तो याद कर लीजिएगा, हेमेटाइट काफी भी है, आपको हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण भी पूछ सकता है, तो ये आप लोग दोनों देख लीजिएगा। मैग्नेटाइट का Fe3O4 है, हेमेटाइट का Fe2O3 है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग कि चांदी विद्युत का अच्छा चालक है, क्यों? तो आप लोगों को पता है कि चांदी की चालकता अधिक होती है, वही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि चांदी में संयोजी बैंड अपूर्ण भरे होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर संयोजी बैंड से चालक बैंड में आसानी से होता है, इसलिए चांदी जो रहता है विद्युत का अच्छा चालक है। ये आपको फिजिक्स के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से भी। चलिए अगला सवाल आप लोग देख लीजिएगा कि वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन से, वाष्प दाब के सापेक्ष, यहाँ पे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वही यहाँ पे पूछा गया। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि हिमांक के अवनमन को जब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भाग दिया जाता है तो उसे ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, बस वही लिखा गया। दूसरा परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि जब किसी वाष्पीय विलायक में अवाष्पीय विलय मिलाया जाता है तो हिमांक का जो अवनमन होता है उसे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भाग देने पर वाष्प दाब का अवनमन प्राप्त, आपेक्षिक अवनमन प्राप्त होता है। बस वही बात लिखा गया, जब किसी वाष्पीय विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन में वाष्प विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, इसे वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन कहते हैं। यहाँ पे वाष्प दाब का अवनमन, दो प्रश्न आप लोग और कर लीजिएगा। वाष्प क्या होता है जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पीय विलय मिलाया जाता है, और वाष्पशील विलायक में वाष्पशील विलय मिलाया जाता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है, दो विटामिन का नाम लिखे हुए उसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो विटामिन को चुना है, विटामिन ए जिससे रतौंधी और जीरोसिस होता है। आप लोग को मैंने ट्रिक भी बताया था कि ए से आँख होता है तो आँख में रतौंधी होता है, बी से बेरी बेरी, और बी से विटामिन बी होता है, बेरी बेरी भी होता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे जानते हैं हम लोग, उदासीनीकरण ताप की परिभाषा पूछा जा रहा है। तो 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को भस्म द्वारा पूर्णतः उदासीन बनाने में उत्पन्न उष्मा को अम्ल के उदासीनीकरण ऊर्जा या उदासीनीकरण एंथैल्पी कहा जाता है। चलिए ये सवाल काफी हल्का सवाल था, और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्योंकि टोटल सवाल इसमें करने हैं आपको इस वीडियो में। अगला पूछा जा रहा है जिंक के दो मुख्य अयस्क का नाम। आपको मैंने बताया था कैलेमाइन वगैरह भी सब जिंक का ही अयस्क है। यहाँ पे मैंने चुना है दो को, जिंक ब्लेंड एक चुना है, जिंक ब्लेंड चुना है जिसका सूत्र ZnS होता है, जिंकाइट चुना है, जिंकाइट लिखा, हालांकि यहाँ पे आकर देकर हम दोनों लिख सकते थे। तो जिंकाइट का ZnO होता है। चलिए ये काफी आसान सवाल, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पूछा जा रहा है NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक होता है। तो मैंने आपको बताया था कि NH3 में जो रहता है, दूसरा आप दो तरह से दे सकते हैं। NH3 में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, pH3 में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन बंधन के कारण इसका क्वथनांक अधिक होता है और pH3 का कम होता है। लेकिन यहाँ दूसरा तरीका से लिखा गया है कि NH3 के अणु एक दूसरे संतराल में हाइड्रोजन बंधन से जुड़े होते हैं और pH3 में नहीं पाया जाता हाइड्रोजन, इसलिए NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है। चलिए ये सब काफी वीवीआई सवाल, इसी के आधार पर सवाल, ये नहीं पूछेगा लेकिन इसी के आधार पर पूछा जाएगा। हालांकि मैंने कुछ टारगेट क्वेश्चन को यहाँ पे सुना है तो जरूर पूछेगा, आप लोग हौसला मत हारिएगा। चलिए अगला पूछा जा रहा है कि अक्रिय गैस में केवल जेनोन ही सही रासायनिक यौगिक बनाता है, क्यों? तो आप लोग को पता होगा कि जेनोन का जो रहता है आकार नीचे होने के कारण बड़ा रहता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने की क्षमता रख सकता है। हालांकि इसका अष्टक पूरा रहता है लेकिन फिर भी ये रासायनिक यौगिक बना सकता है क्योंकि बड़ा वाला तत्व है ये। चलिए वही लिखा गया, कहिएगा इसका एस और पी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है, लेकिन जेनोन में डी ऑर्बिटल खाली होने के कारण रासायनिक यौगिक बना सकता है। चलिए इसको मैंने क्लास में भी कराया था आप लोग को। अगला पूछा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? अम्लीय वर्षा से पूछा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा से मैंने आपको बताया था कि वर्षा में अम्ल की मात्रा होने पर अम्लीय वर्षा कहलाती है, और क्लास में भी लिखा गया था कि अम्लीय वर्षा का अर्थ यह है कि अम्ल वर्षा के रूप में
गिरना। यह वायुमंडल में उपस्थित SO2 NO2 कभी पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा में उत्तरदायी गैस कौन है, तो SO2 ऑप्शन में रहता है, आप लोग सही लगाइए। SO2 NO2 आदि के कारण होता है जब अम्लीय वर्षा जमीन पर गिरता है तो जमीन में उपस्थित क्षार का उदासीनीकरण हो जाता है तथा मिट्टी अम्लीय हो जाता है। चलिए, अम्ल वर्षा आप लोग पढ़ लीजिएगा, कॉपी में भी लिखाया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है, क्यों? तो मैंने आपको बताया था कि अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य इसलिए भी होती है क्योंकि इसका अष्टक द्वितीय या स्थायी पहले से ये होते हैं, इसलिए इसके जो संयोजकता होती है वो शून्य होती है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि अक्रिय गैसों की संयोजकता परम शून्य होती है क्योंकि इनका आयनन एंथैल्पी उच्च तथा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अधिक धनात्मक होता है, इसलिए अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है। बस वही बात लिखा गया है। चलिए इस वीडियो का अंतिम सवाल देख लेते हैं हम लोग, और भी वीपीआई प्रश्न हम आपके लिए लेकर आएंगे लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए इसे आप लोग इसे कभी ध्यान से देख लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। चलिए, पूछा जा रहा है कि H2O तरल है जबकि H2S गैस है। इसका तो आसान सा जवाब है यहाँ पे कि H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है इसलिए ये तरल है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता इसलिए ये गैस है। तो वहाँ ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्रव में हाइड्रोजन जो कणों की संख्या, जो कणों की